हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्षितिज में पाठ नंबर 7 मेरे बचपन के दिन लेकर के आए हैं, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय करेंगे। वैसे महादेवी जी के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु फिर भी यहाँ उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित हमें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। महादेवी वर्मा जी, इनका नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। इनका जन्म सन 1907 में हुआ था। स्थान कौन सा था कि उत्तर प्रदेश के, इनका जहां जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई और प्रयाग महिला विद्यापीठ में आचार्य का पद ग्रहण किया। इन्होंने अपने लंबे समय में बहुत सी लड़कियों को शिक्षित किया। सन 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1987 में मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और ये छायावाद की कवयित्री भी हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है छायावाद की कवयित्री हैं। इनकी रचनाएं जो काव्य है वो निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा है। ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके साथ साथ इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी। यहाँ हम उनका संस्मरण बताते हैं। संस्मरण, इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी हैं। अतीत के चलचित्र,
समृद्धि की रेखाएं पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके संस्मरण हैं। अब इन्हें इस क्षेत्र के अंदर सम्मान भी मिला है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इन्हें सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी जी वर्मा की जो भाषा है वह है इनकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभामयी है। इन्होंने अनेक चलचित्र भी लिखे हैं। महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के वास्तविक आंदोलन की प्रेरणा है, जो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र की बुलंदियों को छूते हुए शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी इन्होंने अपनी आत्मीयता और करुणा प्रकट की है। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है। तो आगे इन्होंने जो यहाँ पर कहानी लिखी, संस्मरण लिखा है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन जो है ये एक इनकी एक स्मृति है। मेरे बचपन के दिन जो है वो इनकी स्मृति है। यहाँ पर इसको हम स्मृति लिखेंगे। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की एक स्मृति लिखी जिसका हम अभी वर्णन करते हैं। बचपन की स्मृतियां, बचपन की याद किसको अच्छी नहीं लगती। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। आकर्षण कहते हैं खिंचाव को, अपनी ओर खींचना, आकर्षित होना होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब कुछ देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई और न सुना। इससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिरदारी हुई। वह सब मुझे नहीं सहना पड़ा जो और लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी, उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने ही मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा होगा, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं।
लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। जब भी घर में कोई मौलवी पढ़ाने आते थे तो मैं चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ में मैं उनके पास बैठ जाती और जिस प्रकार के श्लोक वो बोलती थी उसी प्रकार के श्लोक मैंने भी बोलने सीख लिए। इसके उपरांत उन्होंने मुझे एक मिशन स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में दाखिल करवा दिया, जहां मैं 5वें दर्जे में दाखिल हुई। वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, जिस मेस में बना हुआ हम भोजन सभी बराबर करते थे। उस मेस में प्याज तक भी नहीं चलता था, वह 100% शाकाहारी थी। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उसमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी चौहान थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी वो 7वीं में थी और मैं 5वीं में। कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। पद भी गाती थी, भजन भी गाती थी। मीरा के पद सुबह उठते ही विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, ऐसा हमारा कोई एक भजन हुआ करता था, यही अक्सर सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना पढ़ना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखते हैं, तो मैंने भी छिपा छिपा कर उनसे खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन सुभद्रा जी तो बड़ी ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मैं उनसे बहुत छोटी थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की आवाजों किताबों की तलाशी ली और वहां से बहुत सारा कुछ निकल पड़ा। वो एक हाथ में अपराधी की तरह मेरे को पकड़कर और दूसरे हाथ में वे तुकबंदियां लेकर पूरे हॉस्टल में चक्कर काट के आई और सबको बताया, ये देखो ये कविताएं लिखती है, कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में, यानी कि ईसाइयों का स्कूल होता है, मैं एक पेड़ की डाल बहुत नीचे थी। हम उस डाल पर बैठ जाते थे और लड़कियां खेलती थी, तब हम आपस में दोनों तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, जो इलाहाबाद से निकलती थी। उसी में हम उनको छपने के लिए, प्रिंट होने के लिए भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र बन गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। क्रास्थवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी और हम उनको कविता सुनाते थे। कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक जी अध्यक्ष होते थे, कभी रत्नागर जी होते थे और कभी तो कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बड़ी बेचैनी से हम अपने नाम के आवाज के सुनने को बेचैन होते रहते। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे एक चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, बड़ा यानी कि चित्रकारी, और वह बहुत सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी किसी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो मुझे यह कटोरा मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापूजी आए। हम लोग सब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापूजी आते थे तो हम उनको वो देश की सेवा में दे देते थे।
तो वह उन्हें पैसा दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया और कहा, कविता सुनाने पर देखो मुझे यह कटोरा मिला है। वे कहने लगे, अच्छा तू देगी इसको मुझे? और यह कहकर कटोरा उसके हाथ से ले लिया। तो कविता सुनाने पर जो कटोरा मिला और मुझको अच्छा लगा, बड़ा मुझे गर्व हुआ और बापू ने वो 1 सेकंड के अंदर मांग लिया। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने हाथ में ले लिया और मैं क्या कहती, मैंने कहा ले लो, और ये कहकर मैं लौट करके चली आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि क्या तुम इसे मुझे दोगी? नहीं। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, तब सुभद्रा जी बोली, कोई बात नहीं, खीर तो भैया खिलानी पड़ेगी, चाहे उसका चांदी के कटोरे में खिलाओ या फिर कांच के कटोरे में या पीतल के कटोरे में, खीर तो मैं खाऊंगी, चाहे फूल का ही क्यों ना हो। फिर मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई थी। उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा आई और हमारे कमरे में सुभद्रा जी वाले स्थान पर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, इसलिए मेरे पास जितना समय बचता था वो सारा समय मैं लिखने में लगा देती थी। वो मेरी डेस्क साफ करती, मेरी किताबें करीने से लगा देती यानी तरीके से, मेरे बर्तन साफ कर देती थी, मेरे कपड़ों की तह बना देती थी, यानी कि मुझे चाय भी बना करके पिला देती थी। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी, तो मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी जीनत बेगम थी। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, इकड़े तिकड़े मतलब इधर उधर, और लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो नहीं उस्तानी जी, अरे नहीं, उसने कहा अरे वाह, टोके बिना, मुझसे टोके बिना नहीं रह जाता। मैंने कहा अरे वाह, देसी कोवा मराठी चाल। तो इतने में उस्तानी जी कहती, नहीं हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेगा। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी पहनती थी, उसी के साथ का ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं ना तो मराठी ही बोलेंगे और मराठी ही वेशभूषा पहनेंगे। उस समय मैंने देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, उनमें कोई अंतर नहीं था। उर्दू हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात है। हम एक मेस मतलब बड़ा रसोई घर होता है, हम एक मेस का पका हुआ भोजन खाते थे, कोई विवाद नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का यही क्रम चलता रहा, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल छोड़ करके फिर वो प्रयाग में जब गई तो उनका वही नित्यक्रम चलता रहा जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमें उनको मानना पड़ता है। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी तो छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान बोलते थे। इतना होता था कि हमारे जन्मदिन उनके यहाँ मनाए जाते और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते। शादी विवाह में हम सभी एक ही प्रकार से शरीक होते, जैसे कपड़े उनके बनते वैसे ही हमारे बनते थे। तो ताई जी ने कहा कि तुम बहनें हो ना, तुम भाई को राखी बांधो, यानी कि वो मुस्लिम औरत और वो हिंदू, कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। इस पाठ में बताया जा चुका है कि कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। ताई जान ने कहा कि तुम भाई को राखी बांधो, जब तक तुम राखी नहीं बांधोगी तो वो भूखा बैठा रहेगा। फिर हम रंग बिरंगे लहरिये लेकर उनको राखी बांधने जाते।
बहनों को राखी बांधनी चाहिए इस तरह, भाई को निराहार रहना चाहिए एक बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। इसी प्रकार जब उनके यहाँ मुहर्रम होता था तो हमारे यहाँ उसी प्रकार के कपड़े बनते थे, फिर हम लोग उनके पास जाते थे। और उसके बाद फिर एक उनका हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कह दिया कि देवर साहब से कहो मेरा नेग यानी कि मेरी रस्म जो है वो तैयार करके रखें, मैं बच्चे के कपड़े लेकर आऊंगी। वे कपड़े लेकर आई, हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी, और दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं, वो 6 महीने चाची ताई कपड़े उनको पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी यानी कि जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो कभी ताई साहिबा ने रखा था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग एक दूसरे के बहुत निकट आ गए थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना था जो कहीं खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो आज भारत की दशा और दिशा कुछ और ही होती। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने एक अपने जीवन यहाँ पर लिखा है कि मेरे बचपन के दिन, अपने बचपन के दिनों को उन्होंने एक स्मृति को संजोकर इस पाठ में हम सबके आपके सामने उकेरा है। उन्होंने बताया कि एक साथ रहते हुए किस प्रकार सभी जाति सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं। अगर आज ये होता तो बहुत कुछ बदल जाता। यहाँ पर अपनी स्मृति को महादेवी वर्मा जी ने संजो कर रखा, जो अपनी लेखनी से एक स्मृति पटल पर उनके जीवन की कहानी उतरती है और जो हिंदी साहित्य के अंदर उसका स्थान दिया गया है। अब यहाँ कहना चाहते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने अपने लेखों के अंदर नारी के प्रति, समाज के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति अनेक प्रकार से संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यहाँ तो उन्होंने अपनी स्मृति को उतारा, ऐसे इनके बहुत से लेख हैं। यहाँ पर है निहार, ये इनकी काव्य रचना है, रश्मि काव्य रचना है, निर्जा काव्य रचना है, यामा काव्य रचना है, दीपशिखा। यामा पर तो उन्हें भारत सरकार का पुरस्कार मिला था। इनके संस्मरण है अतीत के चलचित्र। अतीत कहते हैं बीता हुआ समय जो है, चलचित्र जो चित्र हैं बीते हुए समय में क्या क्या साथ हुआ। स्मृति की रेखाएं यानी कि जो याद है, जैसे इन्होंने वहां पर लिखा, याद यानी कि स्मृति की क्या रेखाएं दिमाग में चलती हैं। फिर इन्होंने इतने ज्ञानपीठ पुरस्कार लेकर ये बड़ी सज्जन, स्पष्ट और सहनशील प्रतिभा की धनी थी, जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान देकर इनको अलंकृत किया। बच्चों, अब ये जो आपको मैंने पढ़ाया, इसमें आपको ये पूरा कवि परिचय, लेखिका परिचय याद करना है और साथ में इस पाठ की समरी भी याद करनी है। लेखिका परिचय जो है इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बिल्कुल हेडिंग डाल करके लिखने, हेडलाइन बना करके तब लिखेंगे। हम दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक ये काम कीजिएगा।